हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल भारत IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 19 सितंबर। तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ अंदर तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पेज नंबर हम तो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि लोकसभा ने अभी 3 इंपॉर्टेंट विधेयक जो हैं वो पारित किए हैं लोकसभा के अंदर। तो उनसे संबंधित ये पूरी न्यूज़ है, ध्यान से देखिएगा, बड़े आराम से समझाऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे राज्यसभा के बारे में, क्योंकि ये तीनों के तीनों बिल लोकसभा के अंदर पारित कर दिए हैं, लेकिन कुछ विपक्षी पार्टीज़ का और जो किसान समर्थन जो पार्टीज़ हैं जो किसानों को समर्थन करते हैं, उनको लगता है कि ये बिल जो है वो गलत है। तो अब इस बिल का विरोध करने जा रहे हैं ये राज्यसभा के अंदर। तो हम राज्यसभा की थोड़ी सी स्थिति देख लेते हैं। राज्यसभा में वर्तमान में 245 सीटें हैं। ये 245 सीटें कैसे बनती हैं? 233 तो इलेक्ट होके आते हैं और 12 होते हैं इसमें नॉमिनेट। अब ये नॉमिनेट जो होते हैं सदस्य, ये किन किन सेक्टर से लिए जाते हैं? तो पहला है लिटरेचर, दूसरा है आर्ट, तीसरा है सोशल साइंस और चौथा है साइंस। तो 4 फील्ड से यहाँ पे 12 सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। तो इस प्रकार से इनकी अभी 245 है, ये इनकी अधिकतम संख्या जो है 250 तक हो सकती है राज्यसभा के अंदर। ये राज्यसभा की सीटों का स्टेटस है। इसके अलावा अभी उपसभापति दोबारा से चुने गए, इनका नाम है हरिवंश नारायण सिंह। और आप मेरे को कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि राज्यसभा के सभापति का नाम क्या है। तो अब इसमें 3 जो बिल हैं वो ये हैं कि द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। ये बात क्या करता है? ये बिल कहता है कि किसानों को जो उनका प्रोड्यूस है उसका सही मूल्य मिल सके, इसके लिए ये बिल लाया गया है। उनको कोई बैरियर ना रहे कि उनको उत्पाद है केवल एक फिक्स जगह पर ही बेचना, वो कहीं भी अपने उत्पाद को बेच सकें, ताकि अपने उत्पाद को सही मूल्य पर वो लोग बेच सकें। एक्सपोर्ट इससे बढ़ जाएगा। यहाँ पर ट्रेड एंड कॉमर्स की बात इसमें की गई है। हमारी जो फसलें हैं उनका सही उत्पाद, उनको किसानों को सही मूल्य मिलेगा। और यहाँ पे कॉर्पोरेट जगत को थोड़ा सा प्रभावी बनाने की बात की गई है। तो वो यदि उनसे प्रोड्यूस को उनको खरीदेंगे तो इससे एक्सपोर्ट भी आगे बढ़ेगा। तो ये एक बिल लाया गया है यहाँ पे, जो कि पारित कर दिया है लोकसभा के अंदर। दूसरा है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। इसके अंदर क्या किया जा रहा है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट जगत आपसे एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करेगा कि आप अपने जैसे कि आपके पास 2 हेक्टेयर ज़मीन है, 3 हेक्टेयर ज़मीन है, आप इस हेक्टेयर के इतनी ज़मीन के अंदर हम बता रहे हैं आपको ये आप उत्पाद कीजिए वहाँ पे, और हम जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये होता है, आप ये उत्पाद आप प्रोड्यूस कीजिए उनके अनुसार और हम आपको इतना पैसे देंगे। तो ये यहाँ पे बात की जा रही है इस बिल के तहत। तो अब और तीसरा बता दूं मैं आपको, द एसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। इसका मैं आगे भी जिक्र करूंगा क्योंकि ये एडिटोरियल में भी कवर किया गया है थोड़ा सा। तो ये जो है बिल, द एसेंशियल कमोडिटीज़ बिल अमेंडमेंट, ये 1955 का बिल है ये। तो इसमें संशोधन किया है 2020 में। तो ये सभी के सभी बिल हैं। यहाँ बात की जा रही है कि किसानों को अच्छा उत्पाद मिलेगा, उनके पास यहाँ पे इन तीनों बिल के जरिए बात की जा रही है कि उनका कोई बैरियर नहीं रहेगा अपने उत्पाद को बेचने के लिए। जैसे कि होता है कि अभी क्या होता है, आपकी लोकल जो मंडी होती है वहीं पे आपको अपना उत्पाद बेचना होता है, उसके बाहर आप नहीं जा सकते हो। लेकिन ये इनके तहत ये किया जा रहा है कि आप अपने उत्पाद को इंटर स्टेट मतलब कि राज्य के अंदर, राज्य के बाहर कहीं भी बेच सकते हो। आप अपने उत्पाद को उचित मूल्य पर बेच सकते हो, जिससे कि किसानों को फ़ायदा होगा। ये सभी की सभी यहाँ पे बात बताई जा रही हैं, ताकि जो कि उद्देश्य है सरकार के किसानों की आय को दुगना करना है, तो वो इस उद्देश्य को लेकर के चल रही है भारत सरकार, इसलिए इन तीनों बिल्स को लेकर आई है। लेकिन अपोजिशन पार्टीज़ का यहाँ पे क्या मानना है कि वो ये बात कह रहे हैं कि इस बिल के आने से किसानों का शोषण होगा। उनकी हो सकता है कि MSP प्राइस से भी कम मूल्य पे उनके उत्पादों को खरीदा जाए मार्केट से, उनको कॉरपोरेट जगत की दया पर छोड़ दिया जाए। छोटे जो किसान हैं, मार्जिनल या सीमांत किसान हैं, उनका इसमें शोषण होगा इन बिलों के तहत। इसमें एक बात ये भी कही जा रही है, जो विपक्षी पार्टी है वो ये कह रही है यहाँ पे कि इसके अंदर कम से कम आपको ये प्रावधान करना चाहिए बिल्स के अंदर कि किसी भी किसान का जो उत्पाद है वो MSP वैल्यू से कम पे नहीं खरीदा जाएगा। तो ये कुछ प्रोविजंस की यहाँ पे बात चल रही है। इन तीनों बिल का पुरजोर विरोध चल रहा है। आप देख सकते हैं मीडिया चैनल्स के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा विरोध चल रहा है यहाँ पे। रिसेंटली अभी खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जो है बीजेपी की, आप देख सकते हैं कि जो बीजेपी की मिनिस्टर हैं उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया है, हरसिमरत कौर। मैंने ये प्रश्न कवर भी किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये आप देख सकते हैं, इसकी न्यूज़ यहाँ पे कवर की है। ये पूरा का पूरा विरोध चल रहा है किसानों का इसको लेकर के, और राज्यसभा में इस बिल को घेरने की तैयारी चल रही है ताकि वहाँ पास ना हो पाए। तो सभी विपक्षी पार्टी इसके लिए पुरजोर प्रयास कर रही हैं। तो ये सारी की सारी न्यूज़ है।
आगे भी इसके ऊपर एक एडिटोरियल आया है, वहाँ पे हम इसे और डिस्कस करेंगे अभी। तो आगे चलते हैं। पेज नंबर हम पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी ये केस है, ये एक मीडिया चैनल है सुदर्शन टीवी, तो यहाँ पे बात की गई कि इसने किसी समुदाय विशेष को टारगेट किया है अपने न्यूज़ के तहत। तो यहाँ पे बात की जा रही है कुछ। तो हमारे काम की बात ये है कि संविधान के अंदर अपनी आवाज़ उठाने की स्वतंत्रता और प्रेस की आज़ादी, ये संविधान के अनुच्छेद 19 के अंदर हमको मिली हुई है, भारत के प्रत्येक नागरिक को मिली है। आप मेरे को ये बताइए कि ये संविधान के मौलिक अधिकार का हिस्सा अनुच्छेद 19, ये मौलिक अधिकार संविधान का कौन सा हिस्सा है, कौन सा नंबर का पार्ट है, ये कितने संविधान में पार्ट हैं? तो संविधान में एक्चुअली 22 पार्ट है संविधान में, तो उसमें से कौन सा पार्ट है ये संविधान में अनुच्छेद 19 किस पार्ट का हिस्सा है, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए आप। पेज नंबर 6 पे बात की जा रही है, जो मैं आपको डिस्कस कर रहा था अभी, किसानों से संबंधित तो बड़ा मुद्दा है ये एडिटोरियल यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पे ये दो लोग हैं, ये बीजेपी प्रो बात कर रहे हैं, ये किसानों के समर्थन में बात कर रहे हैं। तो ये इन्होंने भी कुछ डिस्कशन किया, जैसे कि मैं बताया कि पीएम ने 2016 में कहा था कि किसानों की आय 2022 में दुगनी करने की बात की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको पता होना चाहिए कि कब दुगनी करने की बात की गई थी, 2022 में। अब इसके अलावा क्या किया था बीजेपी गवर्नमेंट ने कि एपीएमसी, सॉरी मैं यहाँ पे से अच्छे से नहीं लिख पाया हूँ, मिस्टेक हो गई यहाँ पे, तो ये पूरा है, एपीएमसी को एकीकृत करने हेतु ई नैम शुरू किया था, अर्थात वन नेशन वन मार्केट। ई नैम का मतलब है वन नेशन वन मार्केट। अब ये क्या होती है, एपीएमसी क्या होती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज़। इसका मतलब होती है देसी भाषा में मंडियाँ, जैसे कि आपने सुना होगा कृषि उपज मंडियाँ, तो हर जिला के अंदर होती हैं कृषि उपज मंडियाँ। अब क्या होता था कि पहले, मतलब कि बीजेपी गवर्नमेंट से पहले क्या होता था इसके अंदर कि आप यदि आप किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हो, आपने वहाँ पर कोई अपना उत्पाद बनाया है, कोई फसल उगाई है आपने, तो उसको बेचने के लिए आपको कृषि उपज मंडी में ही जाना पड़ता था। ये आपके ऊपर एक तरीके से बैरियर था। अगर आप दूसरे स्टेट में या कहीं और जाओगे तो कुछ उस पर टैक्सेस लगते थे, वो आपको पे करना है तब जाना वहाँ पे। तो कृषि उपज मंडी में ही आपको दे के आना है, तो हो सकता है आड़ती आपसे कम दामों पर वसूल लेते थे वो चीज़ों को। तो ई नैम स्टार्ट किया गया है, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। यहाँ पे क्या होता है, एपीएमसी, सारी की सारी एपीएमसी रजिस्टर होती हैं। किसान अपना जो उत्पाद है डायरेक्टली ई नैम के थ्रू, जो भी उसको बेटर प्राइस ऑफर कर रहा होता है किसान को, वहाँ पे वो सेल कर सकता है ई नैम के थ्रू। तो ये एक्चुअली वर्चुअल प्लेटफॉर्म है ई नैम, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। और एपीएमसी एक फिजिकल फॉर्म है, मतलब आप जाते हो कृषि मंडीज के अंदर। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ये संगठित करने का, एकीकृत करने का काम किया गया ई नैम के थ्रू, ताकि किसान अपना उत्पाद डायरेक्टली जाके पोर्टल पे बेच सकें और उसका सही मूल्य मिल सके किसान को। तो ये सारी बातें की गई। तो आपको पता होना चाहिए ई नैम की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, वन नेशन वन मार्केट भी कहा गया ई नैम को। इसके अलावा जो आवश्यक वस्तु, जो एसेंशियल गुड, जो मैंने बताया था आपको, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020 में संशोधन किया है। तो ये 1955 का ओरिजिनल कानून था, तो ये इसमें भी संशोधन किया गया है। तो यहाँ पे क्या बात की गई है कि ये बताया गया है कि इस कानून में 1950 का जो 55 का कानून है, संशोधन करके ये इसमें क्या किया जा रहा है कि जो भंडारण की सीमा होती है, जो अनाज है, जो भी हमारे प्रोड्यूस हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं, तो उनको हम क्या करते थे, ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है तो उनको भंडारण करते थे। लेकिन इसके तहत अब भंडारण की सीमा को ख़त्म किया जा रहा है, ताकि इसमें बताया गया है कि आप अपने उत्पाद को कहीं भी बेच सकें, तो आपको भंडारण की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने उत्पाद को सही मूल्य पे कभी भी कैसे भी बेच सकते हो आप। तो कम से कम भंडार रहे, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर बहुत बड़ी समस्या है कि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है। उसकी वजह से कई सारा हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। तो बहुत बड़ी समस्या है ये। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इन तीनों के तीनों बिलों का विरोध इसीलिए हो रहा है कि सरकार की मंशा ऐसी बोली जा रही है कि वो कॉरपोरेट जगत को फ़ायदा पहुंचाना चाहती है। तो ये इसमें कुछ चीज़ें हैं। और मैं बता दूं कि ई नैम के ऊपर यहाँ पे अभी 150 जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हैं वो रजिस्टर्ड हैं ई नैम के ऊपर यहाँ पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप जान लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपने पास। आगे चलते हैं। पेज नंबर 8 पे बात की जा रही है, ये बात की जाती है साबरमती नदी की बात की जा रही है यहाँ पे। तो साबरमती नदी का उद्गम जो है वो उदयपुर जिले से होता है और ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिरती है। खंबात की खाड़ी अरब सागर का हिस्सा है। ये एकमात्र नदी है जिसका उद्गम तो राजस्थान में होता है, लेकिन महत्व तो इसका गुजरात राज्य के लिए है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए आपको साबरमती नदी के बारे में। आगे देखते हैं। पेज नंबर 8 पे बात की जा रही है पांचना बांध की। तो यहाँ पे कुछ न्यूज आई है पांचना बांध से संबंधित। तो पांचना बांध करौली जिला के अंदर है। ये मिट्टी से निर्मित राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम्स के अंदर कि मिट्टी से निर्मित बांध। ये 5 नदियों के संगम पर बना है। ये नदियां हैं अटा, माची, भैंसावट, भद्रावती और बरखेड़ा। ये 5 नदियों के संगम पे है। पांचना इसीलिए इसका नाम बना है। आगे देखते हैं। पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है।
ये स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ है दोनों की दोनों। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पी हरिकृष्णा भारत के एक शतरंज खिलाड़ी हैं। ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर आपसे कि पी हरिकृष्णा का संबंध किस खेल से है। अब हम बात करते हैं नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका एक टेनिस प्लेयर हैं और अभी अभी इन्हें यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम सिंगल कैटेगरी में अभी अभी इन्होंने जीता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है पर्सनैलिटी। लेकिन उन्होंने क्या किया है कि फ्रेंच ओपन खेलने से मना कर दिया है इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनी है। अब मैं बताऊंगा आपको 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं टेनिस के। ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है सबसे पहले, उसके बाद फ्रेंच ओपन, उसके बाद विंबलडन और लास्ट में होता है यूएस ओपन। तो अभी खास बात क्या हो गई है कि फ्रेंच ओपन यूएस ओपन से पहले होता, विंबलडन से भी पहले होता था, लेकिन ये अब लास्ट में हो रहा है। फ्रेंच ओपन पोस्टपोन हो गया कोरोना के कारण, तो यूएस ओपन के बाद भी अब यूएस ओपन के बाद फ्रेंच ओपन को रखा जा रहा है। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर आपको। तो इनका पूरा का पूरा क्रम है, आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच, विंबलडन और उसके बाद यूएस ओपन। तो ये इनका क्रम है, ये पूरा क्रम से चलते हैं। लेकिन इस बार सबसे अंत में हो रहा है फ्रेंच ओपन, तो ये न्यूज़ में आ सकता है पूछने के लिए एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। ये बात की जा रही है गगनयान की। गगनयान बहुत ही चर्चा में है और एग्जाम में जाहिर सी बात है प्रश्न पूछा सकता है। तो गगनयान मिशन भारत का पहला मानव मिशन है, मतलब कि जिसके अंदर जो मनुष्य है, मानव है, वो बैठ के जाएंगे इस मिशन के अंदर। ये खास बात है इस मिशन की। इसको इसरो लॉन्च करेगा भारत के अंदर, और इसके लिए रूस हमको मदद कर रहा है। हमारे जो भी लोग उसके अंदर जाएंगे मिशन के अंदर, रूस उनको ट्रेनिंग दे रहा है वहाँ पे। तो ये सारी बात यहाँ पे की गई है। अब इस मिशन के लिए जो रॉकेट में जो व्हीकल का प्रयोग होगा उसका नाम है GSLV Mark 3। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर, नोट कीजिएगा। GSLV Mark 3 यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका फुल फॉर्म ये है। तो Mark 3 है ये। अब ये जो मिशन होगा इसकी लाइफ है 7 दिनों की। ये मिशन 7 दिनों के लिए भेजा जा रहा है। ये एक्चुअली आप कह सकते हो कि ट्रायल बेसिस पे मिशन है। ये कहाँ भेजा जाएगा मैं आपको मैप के एक पिक्चर के थ्रू बताता हूँ, बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। देखते हैं आगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये 5 लेयर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले हमारी होती है ट्रोपोस्फीयर, 0 से 10 किलोमीटर तक लेके। यहाँ पे आंधी तूफान हवाएं सारी कुछ यहीं पे चलती हैं इस वाले ट्रोपोस्फीयर के अंदर। फिर आता है स्ट्रेटोस्फीयर, ये सबसे उचित माना जाता है हवाई जहाज के लिए। तो ये होता है 10 से लेकर 30 किलोमीटर, 30 से लेकर 50 किलोमीटर तक आता है फिर आपका मीजोस्फीयर, और मीजोस्फीयर के बाद आता है आपका थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर है ये 50 से लेकर 400 किलोमीटर। तो इस वाले सेक्शन में ये जो गगनयान मिशन है भेजा जाएगा। इसमें बताया गया है कि 300 से 400 किलोमीटर की रेंज पे गगनयान मिशन भेजा जाएगा। इट मीन्स कि थर्मोस्फीयर वाले ये जो सेक्टर है यहाँ पे, ये जो रीजन है, इसके अंदर गगनयान मिशन भेजा जाएगा। तो आपको ये थोड़ा आइडिया होना चाहिए। इसके बाद फिर एक्सोस्फीयर आ जाता है, तो ये भी आपको क्रम में पता होना चाहिए, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो आई होप कि इस पिक्चर के जरिए आपको समझ में आया होगा कि चंद्रयान मिशन कहाँ पे भेजा जा रहा है और कितने दिनों के लिए, 7 दिन के लिए भेजा जा रहा है। आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ग्रीस की बात की जा रही है, शरणार्थियों की बात है, यहाँ पे रिफ्यूजी की बात की जा रही है। इसके अंदर पिक्चर के दिखा गया है। तो हम देख लेते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं ग्रीस पर। ग्रीस यूरोप का एक देश है, इसकी राजधानी एथेंस है, बहुत ही पुराना देश है ग्रीस। इसकी जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो और इसकी आधिकारिक भाषा है ग्रीक। ये यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। ग्रीस जो देश है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। ग्रीस बाल्कन देश का भी हिस्सा है, बाल्कन कंट्रीज हैं उनका हिस्सा भी। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कितनी बाल्कन कंट्रीज हैं, जरूर बताइए, पूछा गया एग्जाम्स के अंदर बाल्कन कंट्रीज के बारे में। तो ग्रीस बाल्कन देश का हिस्सा है। आगे इसका मैप देख लेते हैं अब हम। तो ये आप देख सकते हैं, ये है ग्रीस, ये है एथेंस, इसकी जो कैपिटल है। यहाँ इसके वेस्ट में आता है आयोनियन सी और ईस्ट में होता है एजियन सी। इंपॉर्टेंट है। अब इससे बाउंड्री कौन कौन से देश शेयर करते हैं, तो अल्बानिया है एक देश, दूसरा है नॉर्थ मैसेडोनिया, तीसरा है बुल्गारिया और चौथा है तुर्की। तुर्की का जो ईस्ट वाला पार्ट है वो इससे बाउंड्री शेयर करता है। अब ग्रीस जो कंट्री है यहाँ पर रिफ्यूजी की बड़ी समस्या रहती है, कारण कि ये पूरा का पूरा यहाँ पे एशिया है, तो एशिया से रिफ्यूजी जाते हैं इस प्रकार से। तो ग्रीस यहाँ बॉर्डर शेयर करता है, तो यहाँ एंट्री कर लेते हैं ग्रीस के अंदर। ये जो पिक्चर दिखाई गई है वो रिफ्यूजी की दिखाई गई है। तो ग्रीस के अंदर बड़ी समस्या है शरणार्थियों की, इसको लेकर ग्रीस बड़ा परेशान रहता है और तुर्की से बार बार बातचीत करता है कि भाई हमारे यहाँ शरणार्थी मत भेजो आप। बड़ी परेशानी रहती है उनको संभालने में, उनको मैनेजमेंट करने में। तो ये समस्या है बाउंड्री होने से यहाँ पे ग्रीस को, कि शरणार्थियों की बड़ी समस्या बनी रहती है। तो ये पूरा का पूरा आपका यूरोप का पार्ट है, ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी हो गया नीचे, ये पूरा का पूरा भूमध्य सागर जिसे हम बोलते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो ज़रा सा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सुझाव आप मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। प्लीज़ क्वेश्चंस जो मैंने पूछे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा।
क्योंकि मुझे पता लगता है कि आप किस लेवल से अपनी तैयारी कर रहे हैं और आप कितना काम कर रहे हैं, जो भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्वेश्चंस, क्योंकि ज़रूरी है आप भी अपने लेवल से काम कीजिएगा, तभी आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं और आप सिलेक्शन ज़रूर पाएंगे, डेफिनेटली पाएंगे, मुझे आशा है। इसी के साथ धन्यवाद।